एग्ज़ाम से चंद हफ्ते पहले जब इमाद की तरफ से कोई ऐसी खबर मौसूल नहीं हुई जो हूरजहाँ और रुखसाना को मुतमईन कर सकती, तो रुखसाना ने इमाद से मिलने का फ़ैसला किया था। इसके लिए वो और हूरजहाँ शादी की तैयारियों का बहाना बनाकर शॉपिंग के बहाने शहर आए थे। वहाँ इनका मंसूबा ये था कि जब ड्राइवर इन दोनों को मॉल में छोड़ेगा तो वहाँ से कुछ देर बाद रुखसाना खामोशी से इमाद से मिलने चली जाएगी। महसूस वक्त और मुकाम पर इन्हें मिलना था, लेकिन हूरजहाँ ने रुखसाना को अकेले वहाँ जाने से मना कर दिया। हूरजहाँ इमाद से खुद मिलना चाहती थी, लेकिन उसने मिलने से साफ इनकार कर दिया था। उसके मुताबिक इसने कॉन्ट्रैक्ट रुखसाना से किया था, उसकी मॉम से नहीं, इसलिए सारी डील भी वो रुखसाना से ही करेगा, ना कि उसकी मॉम से। हाँ, इतना ज़रूर हो गया था कि हूरजहाँ के इसरार पर इमाद रुखसाना को मॉल से पिक करने आ गया था, और वो वहीं थोड़ी दूर जाकर गाड़ी में ही रुखसाना को इससे कुछ बात करनी थी और फिर वो वापस इसे मॉल में छोड़ देगा। लेकिन बदकिस्मती से जब रुखसाना मॉल से निकलकर पार्किंग एरिया में आई थी, उसी लम्हे वहाँ आयशा नाज और बैद साहब सिकंदर समेत अपनी गाड़ी से उतर रहे थे। इमाद गाड़ी से उतरकर अपनी बराबर वाली सीट का दरवाज़ा खोलकर रुखसाना को अंदर बिठा रहा था, और ये मंजर इन तीनों ने ही देखा था। ये सब देखकर आयशा नाज का चेहरा शर्मिंदगी के मारे सुर्ख पड़ रहा था, जबकि उबैद साहब ने भी इसे जताती निगाहों से घूरा था। उनका चेहरा मज़ीद झुक गया था, जबकि सिकंदर तो इन दोनों से बेनियाज हैरान सा इन दोनों को तक रहा था। रुखसाना के गाड़ी में बैठते ही इमाद ड्राइविंग सीट पर बैठता गाड़ी जन से भगा ले गया था। इसकी गाड़ी जैसे ही नज़रों से ओझल हुई, इन तीनों को बैक वक्त होश आया। इन तीनों की नज़रें बेसाख्ता मिली थी, मगर कोई एक भी एक दूसरे की आंखों में ज़्यादा देर ना देख सका। जब ही एक दूसरे से निगाहें चुराते हुए वो सब मॉल के अंदर दाखिल हो गए थे। तकरीबन आधा घंटा शॉपिंग करने के बाद इन्हें एक शॉप पर हूरजहाँ एक साड़ी को देखती हुई नजर आई। बगैर कुछ सोचे समझे आयशा नाज हूरजहाँ की सिमत बढ़ी, वो दोनों भी इसके पीछे पीछे ही चले गए। हूरजहाँ कैसी हो, आयशा नाज ने इसे पीछे से ही पुकारा था। अपने नाम की पुकार सुनकर हूरजहाँ जैसे ही पलटी, अपने पीछे आयशा नाज को खड़ा पाकर इसका रंग फक हुआ था। इसकी उड़ी हुई रंगत इन तीनों की निगाह से पोशीदा ना रह सकी। इसका घबराना भी तीनों ने बखूबी महसूस किया था। खासकर आयशा नाज ने, इन्हें सख्त मलाल हो रहा था अपने एतबार पर। मैं ठीक हूँ, लाख कोशिशों के बावजूद वो अपनी ज़ुबान को लड़खड़ाने से रोक ना सकी। यहाँ यकीनन शॉपिंग के लिए आई होगी, उसकी हालत से महफूज होती। उन्होंने एक और सवाल पूछा, आखिर इतने बड़े धोखे पर इतना पूछना तो बनता था। हाँ, बिल्कुल सही कहा, अब तो बस दिन इसी सब में गुजरेंगे हमारे। तुम सब भी इसी काम से आए हो ना? तक खुद पर काबू पाती हुई हूरजहाँ ने अपने मखसूस लहजे में कहा था। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, अकेले ही आई हो, रुखसाना नहीं आई? आयशा नाज ने एक और सवाल किया। इस सवाल पर एक लम्हे को हूरजहाँ पहले से ज़्यादा गड़बड़ाई थी। अभी तकरीबन आधा घंटा पहले हमने उसे यहीं देखा था। हमें लगा कि हमारा वहम है, लेकिन आपको देखकर यकीन हो गया कि आप भी शादी की तैयारी के लिए शहर तक के चक्कर लगा रही हैं। इससे पहले कि हूरजहाँ कोई जवाब देती, अवैध साहब ने हंसते हुए कहकर इनके किसी बहाने को बनने से पहले ही मुस्तरद कर दिया था। हाँ, वो ज़रा वॉशरूम गई है, काफ़ी देर से शॉपिंग करते हुए थक गई थी थोड़ी। हूरजहाँ ने कमज़ोर बहाना बनाया। अब तो वो ये भी नहीं कह सकती थी कि उसे लेकर नहीं आई। अच्छा, फिर तो उससे भी मिल लेंगे, अभी मौका मिला है तो। आयशा नाज इतना कहकर नज़दीक ही लटके हुए कपड़ों के हैंगर्स की तरफ बढ़ गई और वहाँ खड़े होकर कुछ कपड़े देखने लगी। जब ही सेल्समैन उनके करीब आया और इन्हें अपनी खिदमत से नवाजने लगा। सिकंदर और बैद साहब बेजार हो रहे थे। बेजारी की इसी कैफियत में वो इधर उधर देखने लग गए जब पीछे से रुखसाना चलती हुई इस शॉप में दाखिल हुई। मज़ीद बदकिस्मती ये कि सबसे पहले उस पर आयशा नाज की निगाह पड़ी, जो मेज़ पर सजे कपड़े उठा कर देख रही थी। रुखसाना को देखकर वो तेज़ी से उसकी सिमत बढ़ी। उनकी तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ने पर सबकी तवज्जो उनकी तरफ हो चुकी। रुखसाना बेटा कैसी हो, कहाँ थी? इंतहाई अपनायत भरे लहजे और धीमी मुस्कान के साथ कहते हुए भी उन्होंने रुखसाना को घबराने पर मजबूर कर दिया था। मैं इससे पहले कि रुखसाना कुछ कहती, हूरजहाँ ने इसे टोक दिया। रुखसाना आ गई वॉशरूम से? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। आओ ज़रा, ये कपड़े मैंने पसंद किए हैं, इन्हें देख लो। इसने फ़ौरन ही हाथ में पकड़ा हुआ सुर्ख कामदार जोड़ा इसकी तरफ बढ़ाया। इनका बात पलटना इन तीनों ने बखूबी महसूस किया था, और अब इन्हें इस बात का भी यकीन हो गया था कि रुखसाना माल से बाहर गई हुई थी। इसका इल्म इसे भी था, इसलिए वो सब भी उचाट दिल के साथ रस्मियाँ सेलेक्ट करके इस शॉप से निकलकर दूसरे फ्लोर पर चले गए। इन तीनों के दिमाग इस रोज़ बुरी तरह चक रहे थे। जब भी कुछ देर बाद वो लोग अपने घर वापस चले गए थे। सबीहा को सिकंदर की गाड़ी से उतरते हुए माद ने देख लिया था। उसका इंतज़ार करते करते जब उसे उकताहट होने लगी तो वो बाहर आया था। सबीहा को सिकंदर के साथ देखने से लगा वो शायद अपने मंगेतर के साथ आई है, और जब वो तजस्सुस के मारे इसने इसे गौर से देखा तो याद आया कि ये तो वही लड़का था जो उस रोज़ उस पार्किंग एरिया में अपनी फैमिली के साथ गाड़ी से उतर रहा था जब वो रुखसाना को लेने के लिए मॉल गया था।
इसने ये भी देख लिया था कि वो इन दोनों को काफ़ी गहरी निगाहों से मुसलसल तक रहा और इसकी आंखों में शनासाई की नमक भी मौजूद थी। अब उसे सबीहा के साथ देखकर इसे खौफ महसूस हुआ कि अगर इसने सबीहा को इसके साथ देख लिया तो दोनों के नज़दीक कहीं कोई गलतफहमी पैदा ना हो जाए और रुखसाना के लिए ये बात कितनी फ़ायदेमंद साबित होती, इसे इस बात का भी अंदाज़ा था। अब तक तो इसे ये इल्म हो चुका था कि सबीहा एक मजबूत किरदार की लड़की है, इसलिए इससे कुछ हमदर्दी भी महसूस होने लगी थी सिर्फ रुखसाना के मामले में। जब सबीहा को इसने अंदर जाता हुआ देखा तो वो जल्दी से रेस्टोरेंट के अंदर भागा और वहाँ टेबल पर मौजूद लड़की से मदद मांगी कि इधर उसकी एक कज़न आ रही है और इसकी 2 दिन बाद शादी है। बाहर इसका होने वाला शौहर खड़ा है जो किसी के कहने पर इसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचा कि क्योंकि उसे किसी ने यह कह दिया था कि इस टाइम तुम्हारी होने वाली बीवी एक लड़की से मिलने जा रही है और इत्तेफाक से इधर हम सब कज़न्स भी मौजूद हैं। साथ ही उसने टेबल पर बैठे हुए आसम और दीगर की तरफ इशारा कर दिया और ऐसा नहीं हो सकता कि वो इधर अपनी फूफो के बेटों को देखें और इन्हें सलाम करने ना आए। मैं नहीं चाहता कि हमें देखकर उसके होने वाले शौहर को कोई गलतफहमी और वो इससे गलत सलूक करे। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी एक लड़की हैं, प्लीज़ हमारी मदद करें, इसे किसी तरह अपनी तरफ बुला लें। साथ ही इसने बाहर देखा सबीहा पूल के पास खड़ी इधर उधर के मंजर में गुम थी। आपको कैसे पता चला इस सबका? इस लड़की ने पूछा। वो मेरी बहन ने उस औरत को जो चाहती है कि उनकी शादी ना उस लड़की के होने वाले शौहर से बातें करते हुए सुन लिया था, तो उसने मुझे बता दिया। इमाद ने इंतहाई कॉन्फिडेंस से बात बनाई। पीछे इसके तीनों दोस्त मुंह खोले इसे इस लड़की से झूठ बोलता हुआ सुन रहे थे। ये इतनी कहानी किस खुशी में बना रहा है? टेबल पर मौजूद आज़म ने आसम से पूछा। पता नहीं, होगा कुछ और तो, और हमें फुफ्फो का बेटा ही बना डाला। हैरत और सदमे के मिले जुले तासरात से इसने कहा। ओ आई सी। इमाद की बात सुनकर उस लड़की ने बड़े अफसोस से कहा था। तो फिर क्या ज़रूरत है ऐसे शकी मिजाज आदमी से शादी करने की? अल्लाह जाने जिसका अभी ये हाल है बाद में क्या सलूक करे। उस लड़की के बिल्कुल बराबर में बैठी हुई दूसरी लड़की ने इंतहाई गुस्से से कहा था। उसकी हालत ऐसी थी जैसे अभी उठकर बाहर जाकर इसके नाम नहाद होने वाले शौहर का सर फाड़ देगी। ये हमारा पर्सनल है, लेकिन अब आपसे मदद मांगी है तो बता देता हूँ। वो दरअसल उस लड़की के वालिदैन हयात नहीं हैं और इसे इसके चचा ने पाला और इसके होने वाले शौहर से काफ़ी कर्जा लिया हुआ है और अब इसी कर्जे की माफ़ी के लिए इस लड़की की शादी वो इस आदमी से करवा रहे हैं। रिश्ते से इनकार नहीं कर सकते, मजबूरी है। इसकी शादी तो इसी से ही होनी है, लेकिन अगर उसे किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हुए तो अपनी बीवी से तो वो उस पर जुल्म करेगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन की ज़िंदगी दोज़ख बने। प्लीज़ आप मदद करें। इसने जहाँ भर का दर्द अपने लहजे में समोकर इंतहाई कुर्ब से कहा। एक लम्हे को इस टेबल पर बैठी हुई हर लड़की का दिल पसीज गया, जबकि पीछे इसके दोस्तों का पहले से खुला मुंह मज़ीद खुल गया। ओह सो सैड। पर आपने रोका क्यों नहीं अपने मामू को इस तरह कर्जदार होने से? एक लड़की ने संजीदगी से पूछा। मामू? माद का मुंह शॉक से खुल गया। उस लड़की के चचा आपके मामू हुए ना? इस लड़की ने भी इंतहाई मासूमियत से जवाब दिया। वो एक्चुअली इसकी मॉम मेरी अब्बू की कज़न है, तो वो आ रही है। प्लीज़ रेड फ्रॉक ब्लू स्कार्फ। सबीहा को अंदर बढ़ता देखकर जल्दी से इसकी शनाख्त बताता अपनी टेबल पर बैठ गया। इसने इसके पीछे सिकंदर की गाड़ी भी अंदर आती देख ली थी। अब बस वो दुआ ही कर सकता था कि किसी तरीके से मामला संभल जाए। सबीहा रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हो चुकी थी और अब वो इधर उधर नज़रें घुमा रही थी। जब इसकी निगाह इमाद की टेबल पर ठहर गई, उसकी आंखों में जैसे ही शनासाई की रमक आई, वह जल्दी जल्दी इनकी तरफ बढ़ने लगी। इन तीनों ने मुस्कुराते हुए से इशारे से सलाम किया, जबकि इमाद ने कनखियों से बाहर गाड़ी में मौजूद सिकंदर को देखा। वो भी गाड़ी रोककर इन्हीं को देख रहा था। वो जल्दी जल्दी से इनकी तरफ बढ़ने लगी। इसके अंदाज में इज़्तिराब था। वो बार बार कलाई पर मौजूद घड़ी में वक्त देख रही थी, शायद इसे जल्दी ही कहीं और जाना था। इमाद ने आंख के इशारे से उस लड़की से आखिरी बार गुजारिश की। सबीहा बस उनकी चेयर पर बैठने ही वाली थी कि जब उस लड़की ने तेज़ी से आकर इसका रास्ता रोक दिया। सबीहा ने हैरत से अपने सामने खड़ी लड़की को देखा, फिर भवें अचकाकर उससे सवाल किया। अरे अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो उधर आओ ना। उस लड़की ने कुछ ज़्यादा खुशगवार अंदाज में इसका हाथ थाम लिया। आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं, इसने शर्मिंदगी से कहा। उस लड़की का अंदाज़ ऐसा था कि उसे अपनी याददाश्त पर सच में शक हुआ था। हाँ तो पहचानोगी कैसे? पिछली बार जब हम मिले थे तब तो मैंने निकाब किया हुआ था ना, उसने कहते साथ ही इसका हाथ पकड़कर अपनी टेबल की तरफ किया। सबीहा एक कदम बढ़ाकर वहीं ठहर गई। क्या मतलब? हम कब मिले थे? इसने फिर से लाइल्मी ज़ाहिर की। हम वो 3-4 महीने हो चुके हैं। शायद वो कोई बहाना तराश रही थी जब माद ने टेबल पर बैठी हुई इसकी साथी दोस्त को अपने मोबाइल पर सबीहा और यूनिवर्सिटी का नाम लिख के स्क्रीन दिखाई। 3-4 महीने? 3-4 महीने में कब? वो अभी तक हैरान और परेशान थी। अरे सबीहा, वहाँ क्यों खड़ी हो? इधर आओ ना। अभी वो लड़की कोई जवाब देती, मगर इससे पहले ही टेबल पर मौजूद लड़की ने इसे पुकारा। इस लड़की के मुंह से अपना नाम सुनकर सबीहा हौंकों की तरह देखने लगी। अरे हाँ, मैं कब से इसे यही कह रही हूँ।
अब वो लड़की उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उसे अपनी टेबल पर ले जाकर चेयर पर बिठा चुकी थी। कैसी हो, यहाँ कैसे आना हुआ? एक दूसरी लड़की ने पूछा। मैं ठीक हूँ, लंच करने आई थी। सबीहा ठहर ठहर कर गायब दिमागी से जवाब देने लगी। उसे अब भी याद नहीं आ रहा था कि वो इनसे कब मिली थी। इन लड़कियों के बात संभालने पर इमाद ने एक गहरा सांस फिजा के स्पुर्द किया था। अब वो ग्लास वाल के उस पार सिकंदर की गाड़ी को देख रहा था जो अब आगे बढ़ रही थी। इसने एक बार फिर एक गहरा सांस फिजा के स्पुर्द किया, फिर इन लड़कियों को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया, जिसे वो लड़कियां बखूबी समझ गई थीं। तुम्हें याद नहीं, हम लोग मॉल में मिले थे, एक शॉप पर हमारी काफ़ी बातचीत हुई थी। उसका रास्ता रोकने वाली लड़की ने सिलसिला कलाम जोड़ा। हाँ, मुझे सच में याद नहीं, इसने माजरत खाना लहजे में कहा। इसे सच में अपनी याददाश्त पर अफसोस हो रहा था। कोई बात नहीं, तुम लंच करो, अब हम जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह। इस लड़की ने इसकी शर्मिंदगी का असर ज़ाहिर करना चाहा। हाँ क्यों नहीं, शर्मिंदा सी वो टेबल से उठ गई, फिर तजब्जुब के आलम में वहीं खड़ी रही। दरअसल वो मेरे भाई हैं। तो कुछ सानियों बाद जब वो इमाद की टेबल पर जाने का कोई जवाब पेश ना कर सकी तो उसने इन्हें एक झूठी दलील से सफाई पेश करनी चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप जाएं, इस लड़की ने खुश दिली से कहा। सबीहा भी खुशी खुशी इमाद की टेबल पर जाकर चेयर घसीटती हुई बैठ गई। कितनी प्यारी लड़की है, पर इसका नसीब। इस लड़की को इससे हमदर्दी हुई बेचारी। दूसरी लड़की ने कहा। सच में मुझे तो इस पर शदीद तरस आ रहा है। देखो तो सही, हिजाब के हाले में इसका चेहरा कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे तो इसके होने वाले शौहर पर शदीद गुस्सा आ रहा है। ऐसा भी कोई करता है क्या? सारा कसूर उसके चचा चाची का है जो इस मासूम लड़की को अपना कर्जा उतारने के लिए इस्तेमाल कर लिया। मैं इसकी जगह होती तो कब का इन्हें छोड़कर जा चुकी होती, पर कभी भी ऐसे कच्चे कानों वाले आदमी से शादी ना करती। सही कहा, बेचारी देखो तो कैसी मासूम है। सो सैड। वो सारी लड़कियां बारी बारी अपनी हमदर्दी का इजहार कर रही थी। इन्हें वाकई इस पर तरस आ रहा था। और दूसरा ये कि लड़कियों को एक मौजू मिल गया था। वो दिनों तक इस मौजू पर तवील गुफ्तगू कर सकती थी। आखिर लड़कियां जो थीं। शुक्र है तुम आ गई, हम कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। आज़म ने इसके बैठते साथ ही कहा। इतना ही ज़बत था उसमें। सॉरी, वो मुझे कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था आने के लिए, इसने नहायत बेचारगी से कहा। अच्छा, आज़म ने कहा, जबकि इमाद ये सोच रहा था कि वह झूठ क्यों बोल रही है। क्या लेना पसंद करोगी? कुछ ऑर्डर करो। इमाद ने मेन्यू कार्ड इसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा। नहीं, कुछ भी नहीं, मैं बस लेटर्स के बारे में बात करने आई थी। इसने इसकी ऑफ़र ठुकराई। बात भी हम कर ही लेंगे, तुम ऑर्डर कर लो या फिर मैं तुम्हारे लिए शेक ऑर्डर कर देता हूँ। इतना कहकर आज़म ने वेटर को ऑर्डर लिखवा दिया। सबसे पहले तो सॉरी, तुम्हें इतना परेशान किया हमने। इमाद के सॉरी कहने पर सबको हैरत का एक और धचका लगा। वो ऐसे ही कब से इन सबको हैरान किए जा रहा था। हाँ, परेशान तो तुम लोगों ने बहुत किया, लेकिन मैंने इसे इग्नोर कर दिया था, इसने तहम्मुल से कहा। बात यह है कि सबीहा कोई चाहता है कि तुम्हारी शादी ना हो, इसीलिए हमसे वो लेटर लिखवाए गए थे। आसम ने बिला तमहीद कहा। मेरी शादी? ये बताओ कि तुम अभी किसके साथ आई हो? इमाद ने इसकी बात मुकम्मल होने से पहले अपने दिल में चलता सवाल पूछ ही डाला। मैं अपने बहनोई के साथ। तुम लोग ये बता कि तुम लोगों को कैसे पता चला कि मेरी बहन की शादी? और इसने जवाब देते देते अपनी हैरानगी का इजहार किया, जबकि इमाद ने भी सोचा ओ तो वो इसका बहनोई था। कहानी का कुछ इसके समझ आ रही थी। ओ, तुम्हारी बहन की शादी हो रही है, कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे हमें नहीं पता था कि तुम्हारी बहन की शादी हो रही है। आज़म ने इंतहाई खुशी का इजहार किया। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इसका अंदाज़ देखकर आज़म बड़बड़ाया। इसकी बड़बड़ाहट सुनकर इमाद की हंसी रोकना मुश्किल हुई। इसने जल्दी से अपना मुंह नीचा करके अपनी हंसी छुपाई। थैंक्स, पर तुम लोग लेटर में किस शादी की बात कर रहे थे? सबीहा पहले से ज़्यादा परेशान हुई। तुम्हारी? आसम ने फिर साफ गोई का मुजाहरा किया। इस बार इमाद ने इसकी बात नहीं पलटी थी। व्हाट? वो तकरीबन चिल्लाई। इसकी आवाज़ सुनकर इर्द गिर्द के लोगों ने भी सर उठाकर इन्हें देखा। इससे जैसे ही अंदाज़ा हुआ इसने अपने हवास बहाल किए। साथ वाली टेबल पर जिस पर चंद लड़कियां बैठी थीं वो अब खाली थी। शायद वो घर जा चुकी थी या कहीं और तुम अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे कि किसी के कहने पर तुम लोगों ने मुझे वो लेटर लिखे? और कौन चाहता है कि मेरी शादी ना? इसने उलझे हुए लहजे में कहा। इसकी आंखों में बेयकीनी थी। तुम इसे बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। अब की बार इमाद ने कहा। देखो, पहेलियाँ मत बुझवाओ और मुझे सीधी तरह बताओ। इसने उलझन जाहिर की। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारी बहन की शादी किसके साथ हो रही है? आई मीन, क्या रिश्ता है तुम्हारा उनसे? आसम ने सवाल पूछा। मैं ये सब तुम लोगों को क्यों बताऊं? सबीहा को कुछ गैर महफूज एहसास हुआ था। अगर तुम जानना चाहती हो कि हमने वो सब किसके कहने पर किया तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। इमाद ने इसे रास्ता सुझाया। ठीक है, वो मेरी बहन आयमा की शादी बाबा और मेरी ताई अम्मी की मुश्तरका फूफो की बेटी के बेटे से हो रही है। इसने मुख्तसरन इन्हें रिश्ता बताया। इतना लंबा रिश्ता सुनकर इन चारों का मुंह पूरा 1 इंच खुल चुका था। सबीहा ने इनके खुले मुंह हैरत से देखे। क्या हुआ? इसने इनके खुले मुंह पर चोट की। ये जो तुमने इतना लंबा कुछ बताया ना, ये हमारे सर के ऊपर से गुजर गया। कोई आसान सा बताओ कि समझ भी आए। इमाद ने अपनी हैरत का बरमला इजहार किया। देखो, मैं तुम लोगों को आसान तरीके से बताती हूँ, गौर से सुनना।
इसके कहने पर सबने सरस बाद में हिलाया। साथ ही वेटर ने मिल्क शेक का ग्लास इसके आगे सर्व कर दिया था। ठीक है तो सुनो, मेरी ताई मेरे बाबा के ताया की बेटी थी और इन दोनों की फूफो यानी मेरे बाबा के बाबा और मेरी ताई अम्मी के बाबा की बहन ने अपनी बेटी यानी कि मेरे बाबा और मेरी ताई अम्मी की कज़न की शादी की और फिर वो चंद दिनों बाद लबनान में शिफ्ट हो गई। तो फिर यूँ हुआ कि कुछ अर्सा पहले इन दोनों के मुश्तरका यानी मेरे बाबा के और मेरी ताई अम्मी के भी बहनोई यानी कि उनके कज़न मतलब फूफो की बेटी के शौहर जो लबनान शिफ्ट हो गए थे तो वो रिटायर हो गए हैं और अब वो इधर पाकिस्तान आ गए। इन्हीं के सबसे बड़े वाले बेटे जो कि मेरे बाबा और मेरी ताई अम्मी दोनों के ही भांजे हुए तो सिकंदर भाई से हुई है मेरी बहन की मंगनी और अब बस सैटरडे से फंक्शन स्टार्ट है घर में। और हाँ याद आया, इसका मतलब है कि वो मेरे आपी और रुखसाना जो मेरी ताई की बेटी हम सब के मुश्तरका कज़न हुए। इसने इंतहाई तफसील से लहक कर पूरा रिश्ता एक दास्तान की तरह सुनाया था। इसकी बात ख़त्म होते ही उन चारों ने पहले से भी ज़्यादा मुंह खोले पहले एक दूसरे को देखा। फिर सबीहा को इन्हें लबनान शिफ्ट होने और रिटायर होने के अलावा ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया था। सबीहा के चेहरे पर नागवारी आई। ये तुम लोग बार बार अपने मुंह क्यों खोल रहे हो, इसने नागवारी से पूछा। इसकी बात पर सबने शर्मिंदा शर्मिंदा अपना मुंह बंद किया और फिर एक दूसरे की तरफ देखकर निगाहें झुका ली। ये तुम लोग लड़कियों की तरह शर्मा क्यों रहे हो, इसने फिर से इन्हें टोका। ये आसान था, इमाद ने गुस्से से पूछा। इसके अंदाज पर सबने इसे देखा। क्या मतलब, इसने कंधे उचकाया। मतलब ये तुमने आसान रिश्ता बताया, इसने फिर से गुस्सा किया। तो जो रिश्ता होगा वही बताऊंगी ना। वो भी नाराज़ हुई। और बताया तो है मैंने, आखिर में के कज़न हुए वो हमारे, इसने झुंझलाए हुए कहा। तो ये इतनी सी बात पहले नहीं बता सकती थी, इसने फिर से खुफगी का इजहार किया। इन दोनों की बाकायदा लड़ाई शुरू हो चुकी थी। तो बताया तो है, इतनी देर में तो पूरा बताया है ना, आधा बताती क्या। सर में दर्द करके बताया। तुम अपना मुंह बंद रखो और तुम बस रुक जाओ तुम दोनों। आसम ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर इन दोनों को खामोश करवाया था। वो दोनों अब सर झुकाए बैठे थे। खामोश करवाए जाने पर इन्हें एहसास हुआ था कि वो किस कदर बदतमीज़ी कर चुके हैं। सॉरी, इन दोनों ने बैक वक्त कहा था। कोई बात नहीं, ये भी इनके मुंह के से साथ ही निकला। फिर दोनों मुस्कुरा दिए। इन दोनों को देखकर इन तीनों को पिछली हैरतों से ज़्यादा हैरत हुई थी। अच्छा ये बताओ, तुम हमें शादी में बुलाओगी, आज़म ने बड़े ही मान से पूछा था। बुला लेती अगर तुम सब लड़कियां होती तो, इसने संजीदगी से कहा। क्या मतलब, हमें तुम्हारे घर लड़कियां बनकर आना पड़ेगा, आज़म ने तजस्सुस से पूछा। नहीं बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ तकरीब वाले दिन हिजड़ों को हवेली के आसपास भी भटकने नहीं देते। हाँ पर तकरीब से पहले नाचने के लिए ज़रूर बुलाए जाते हैं। अगर तुम लोगों का भी दिल चाहे उसका तो आ जाना, उसने मैनीखेज़ मुस्कुराहट के साथ कहा। तो फिर सब होंठों की तरफ से देख रहे थे। वो समझ नहीं पाए थे कि इनकी इज़्ज़त अफजाई की गई थी या इल्म में इजाफा। जबकि आज़म को सख्त बुरा लगा था। वो सबीहा इस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा जहरीली लड़की लग रही थी। थोड़ी देर बाद इमाद की जेब में मोबाइल वाइब्रेट होने लगा। इसने अपना मोबाइल बाहर निकाला तो स्क्रीन पर रुखसाना का नंबर जगमगा रहा था। इमाद ने कॉल रिसीव करते ही उसे स्पीकर पर डाल दिया। अस्सलामुअलैकुम, इमाद ने सलाम किया था। ये टेबल पर खामोशी तारी थी जबकि सबीहा नासमझी से मोबाइल देख रही थी। इर्द गिर्द की मेज़ पर मौजूद लोग अपने आप में मगन थे, किसी का भी ध्यान इनकी तरफ ना था। वालेकुम अस्सलाम, स्पीकर पर रुखसाना की आवाज़ उभरी। सबीहा की आंखें हैरतों बेयकीनी से बड़ी हुई। मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, इसने दूसरी बात कही। मैं बिज़ी था एग्ज़ाम में, इमाद ने बहाना बनाया। आज भी थे, इसने तंज किया। सबीहा अभी भी शॉक्ड के आलम में थी। नहीं आज बस पता नहीं चला, इसने धीमी आवाज़ में कहा था। इमाद मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मैं अब मज़ीद सब्र नहीं कर सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे धमकी देने के बावजूद भी सबीहा की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने क्यों नहीं आया, या फिर तुमने इसे ख़त लिखे ही नहीं और तुम मुझे बेवकूफ़ बनाते रहे, मुझे झूठी तसल्लियाँ देते रहे। मैं अब तुम्हारे हाथों मज़ीद खिलौना नहीं बन सकती। अगर वाकई तुमने मेरा काम किया तो मुझे इसका नतीजा लाजमी चाहिए। तुम मुझे पागल नहीं बना सकते। तुम मुझे लूटते रहे और मेरा एक काम नहीं कर सके। सबीहा की आंखों से आंसू टूटकर इसके रुखसारों पर बहने लगे थे। स्पीकर पर मुसलसल रुखसाना की आवाज़ आ रही थी। माद को भी सख्त गुस्सा आया था। मतलब मैंने इसे खिलौना बनाया या इसने दिल में सोचा था। सब लोग सख्ते की कैफियत में बैठे थे। फ़ोन पर इसकी आवाज़ मुसलसल सबका सुकूत तोड़ रही थी। सब बारी बारी एक चंती निगाह सबीहा पर भी डाल रहे थे। देखो इमाद, आज बुध है और हफ्ते को साइमा की माइयों, अगर इससे पहले ये शादी तुमने ना रुकवाई ना। एक मिनट, क्या कहा तुमने? ये मत भूलो कि तुमने शादी वाली हमसे कोई बात नहीं की थी। तुमने बस सबीहा को लेटर लिखने को कहा थे, जो हमने लिख दिया। इस सब से हमारा कोई लेना देना नहीं। और खबरदार, जो तुमने हमें डराया धमकाया, शादी हो रही है या नहीं ये हमारा मसला नहीं। पहले तुम सबीहा के पीछे पड़ी थी, अब आयमा का नाम ले रही हो। इसकी बात को बीच में ही काट कर इमाद ने इसे खूब सुनाई थी। नज़रें सबीहा के रोते चेहरे पर थी। और तुम ये भी नहीं कह सकती कि तुम मेरे हाथों खिलौना नहीं बन सकती। खिलौना तो मैं बनाऊँ तुम्हारे हाथों। इमाद ने एक और बात कही।
कैसे नहीं कह सकती? क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि उसे लेटर में उसकी बहन के बारे में लिखो, और लिखो कि अगर बहन की ज़िंदगी चाहती हो तो उस शादी से इनकार कर दो, वरना तुम्हें सारी ज़िंदगी पछताना पड़ेगा। लेकिन लगता तो यही है ना कि तुम लोगों ने इसे ख़त लिख कर दिया ही नहीं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी बात अपनी बहन के मुताल्लिक़ सुनकर भी वो घर में किसी से कुछ ना कहती। तुम किसी और को बेवकूफ़ बना सकते हो, मुझे नहीं। इसने खुद ही अपना राज फाश किया था। सबिहा की आंसुओं में तेज़ी आ गई थी। हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है? हेलो हेलो। इमाद ने हेलो हेलो करके कॉल काट दी थी। कॉल काटते ही सब अफसोस से बैठे हुए थे। सबिहा की निगाहें टेबल पर जमी थी। इसके आगे शेक का ग्लास रखे रखे गर्म हो चुका था, जिसमें से सिर्फ 2 घूंट ही लिए थे। आधे से ज़्यादा ग्लास भरा हुआ था, मगर अब उसे पीने वाला अपने होश में नहीं था। क्या अभी भी तुम्हें कुछ जानना है? इस शोक भरी खामोशी को आसम की आवाज़ ने तोड़ा था। सबिहा ने ऐसे ही एक गैर मुरई नुक्ते को पर नज़रें जमाए अपने सर को नफ़ी में जम्बश दी और फिर तेज़ी से निगाहें ऊपर उठाई। एक सरसरी निगाह सब पर डाली और फिर बेदर्दी से अपने आंसुओं को रगड़ती तेज़ी से बाहर निकल गई। इन लोगों ने भी इसकी बिगड़ी हालत देखकर इसे रोकना मुनासिब नहीं समझा था। टेबल पर सजा शेक का गिलास अपने मालिक से महरूम हो चुका था।